तीन देशों के लोगों को नागरिकता देना है सिर्फ, या वोट बटोरना है? नहीं, नागरिकता देने का तो है नहीं, क्योंकि जो लोग थे पहले से भी देश में नागरिकता कानून है, तो नागरिकता तो लोगों को मिल भी रही थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि नागरिकता से वंचित हैं। नागरिकता देने के नाम पर लोगों को दरअसल नागरिकता से बेदखल करने की, लोगों को परेशान करने की, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। एक तो सीएए का मतलब ही है कि अमित शाह ने कह दिया था कि सीएए के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। तो सीएए एक बड़ी साजिश का आगाज़ है देश में। एनआरसी जैसे ही आएगा तो असम में हम देख चुके हैं, एक बार 40 लाख और जब दूसरी बार कोशिश की गई तो 19 लाख लोग बेदखल हुए। तो बड़े पैमाने पर देश के गरीबों को, मजदूरों को, इस देश में जिनके पास पर्याप्त कागज़ नहीं है, जो भूमिहीन हैं, जो बेघर हैं, जिनके पास मकान, ज़मीन, इसके कोई कागजात नहीं हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता से बेदखल करने की साजिश है। और जिनके बारे में कहा जा रहा है उनको नागरिकता मिलेगी, पश्चिम बंगाल में कुछ लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको ये गुमराह किया गया कि आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आज उन्हीं के अंदर से सवाल उठ रहे हैं कि जो रूल्स बने हैं, इस रूल्स को देखने के बाद, इस रूल्स में पहले उनको ये घोषित करना पड़ेगा कि वो इस देश में गैर कानूनी ढंग से घुसपैठ किए। तो जो इस देश में जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वोट डालते हैं, राशन लेते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, इस देश में रह रहे हैं, वो नागरिक है इस देश में, उनको पहले कहना पड़ेगा कि हम गैर कानूनी घुसपैठी है, और इसके बाद हो सकता है नागरिकता उनको मिले चाहे ना मिले, वो तो सरकार के ऊपर है। तो लोगों के साथ बहुत बड़ा एक खेल होने का पूरा खतरा है, और इसीलिए सवाल उठ रहा है। और आपने सही कहा कि सिर्फ 3 देश की बात हम क्यों करेंगे। अगर हम विदेशी मुल्क से, पड़ोसी मुल्क से जो प्रताड़ित लोग हैं, सबको अगर हम देना चाहते हैं नागरिकता या शरण देना चाहते हैं, तो श्रीलंका भी है, जहां श्रीलंकाई तमिलों को, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, बहुत परेशान किए गए, बहुत लोगों की हत्या हुई, वो आ सकते हैं। आप म्यांमार में रोहिंग्या, जो इस समय दुनिया ने माना कि गाज़ा पट्टी में जो फ़िलिस्तीनी हैं और म्यांमार में जो रोहिंग्या हैं, वो इस समय दुनिया के सबसे परेशान, प्रताड़ित जन समुदाय हैं। तो हम उनको क्यों नहीं देंगे। और इसमें हमारे देश का जो संविधान है, जो कहता है कि देश के नागरिक, या सिर्फ नागरिक नहीं, देश में रह रहे या आए हुए तमाम लोगों को, नागरिकता तो एक अलग सवाल है, नागरिक हो चाहे इस देश में शरणार्थी हो, देश में रह रहे हर लोगों के साथ बिना भेदभाव, बराबरी की दृष्टि से संविधान ने कहा कि राज्य को विचार करना चाहिए। तो इस मामले में नागरिकता, जिसके साथ धर्म का कोई लेना देना नहीं है, उसमें चोर दरवाजे से, सीएए के माध्यम से धर्म को घुसाना, धर्म का घुसपैठ है नागरिकता के सवाल पर, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। 200 से ज़्यादा इस समय याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह सुप्रीम कोर्ट भी कल कह दे कि ये सीएए जो है संविधान विरोधी कानून है, और तभी हमें लगता है कि जो ऐतिहासिक जन आंदोलन सीएए के बाद देश में शुरू हुआ था शाहीन बाग से, उस आंदोलन की मांग पूरी होगी। और हम इसलिए इस साजिश के बिल्कुल खिलाफ हैं, और लोगों से अपील करेंगे कि लोगों को बांटने की ये जो साजिश है, किसानों को बांटने, कर्मचारियों को बांटने, रोज़गार मांग रहे नौजवानों को बांटने, न्याय मांग रही महिलाओं को बांटने का हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इस साजिश को हमें बिल्कुल चकनाचूर करना है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके, ये हमें नागरिकता से बेदखल करने की जो साजिश है, उस साजिश का हम करारा जवाब देंगे। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपने यहाँ इसको लागू नहीं करेंगे? बीजेपी के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार का कोई स्टैंड सामने नहीं आया। बिहार में हमने उस समय विधानसभा को घेर करके कहा था, और एनपीआर के बारे में विधानसभा से पारित हुआ था। नीतीश जी को बिल्कुल कह देना चाहिए। और सरकार भी ये साजिश कर रही है कि हमने देखा कि जो एम्पावर्ड कमेटी बनाने की बात है, वो एम्पावर्ड कमेटी में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी, वो केंद्र सरकार के मातहत, तो फेडरलिज्म पर भी ज़बरदस्त अटैक हो रहा है। तो हमें लगता है कि साजिश से बिहार को भी सजग रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है, बिहार भी बचेगा नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी सत्ता कब्जे करने पर आमादा है। और नीतीश कुमार, उनको अगर याद है तो जिस समय वो एनडीए की ही सरकार थी,
लेकिन बिहार सरकार ने विधानसभा में कहा था एनआरसी नहीं लागू होगा, एनपीआर नहीं लागू होगा। हमने कहा कि सीएए के खिलाफ भी बिल्कुल सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। तो हम तो आज भी कहेंगे कि बिहार सरकार को इसमें स्टैंड लेना चाहिए, सीएए के खिलाफ, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ। सर, एक्ट 2019 में आया था सर, और 2024 में लाने के पीछे का क्या कारण? ये तो इसको बचा के रखा गया था, हमको लगता है। अगर एक्ट जब लाया गया था तब कहा गया था कि बहुत लंबे समय से इस एक्ट की ज़रूरत थी, और एक्ट अगर इतना ही ज़रूरी था तो एक्ट को लागू करने वाले जो रूल्स वो भी तुरंत बना देने चाहिए थे। तो उसको जो 51 महीने बाद अभी लागू किए जा रहे हैं, हमें तो साफ लगता है कि चुनाव के समय में एक आखिरी तुरुप का पत्ता, एक एजेंडा के रूप में जनता के ध्यान भटकाने के लिए और जनता को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने के लिए मतदाताओं को ये साजिश है। और इसीलिए साजिशन इसको एकदम ऐन वक्त पर लाया गया है। 11 मार्च को, जिस दिन पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर, उसी दिन अमित शाह ने ये घोषणा करके हिंदुस्तान की जनता के पीठ पर छुरा भोग दिया। 2019 में कानून बन गया, लेकिन 4.5 साल से सीएए को बोतल में रखा गया था, और इस दिन को जब 2024 का इलेक्शन सर पर है तब निकाला गया है। ऐसा लोगों का कहना है कि मोदी सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। तब ये नफ़रत की खेती करने के लिए, नफ़रत का फसल बोने के लिए सीएए को लाया है। उसी के विरोध में आज भाकपा माले जीपीओ गोलंबर के पास से सीएए के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाल रही है। मैं मुश्ताक राहत, इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में आपका स्वागत है। ये कानून आप सबको मालूम है, 2019 में 11 दिसंबर को ये कानून पास हो गया था पार्लियामेंट में, और ये कानून पास होने के साथ साथ ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी देश में। वो शाहीन बाग का आंदोलन हमें आज भी याद है। देखते ही देखते दिल्ली का एक शाहीन बाग था और पूरे देश में सैकड़ों शाहीन बाग खड़े हो गए थे। देश के हर हिस्से में जबरदस्त प्रतिवाद की शुरुआत हो गई थी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास वो आंदोलन तो कोविड के चलते उसमें रुकावट पैदा हुई, और दिल्ली में इस आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके सांप्रदायिक हिंसा थोपने का काम किया, और हमारे आंदोलन के बहुत सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उमर खालिद, मिरन हैदर से लेकर के बहुत सारे जो सीएए के खिलाफ देश में संविधान के पक्ष में आवाज उठा रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया फर्जी मुकदमे में। आज इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने 200 याचिका इस सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, और बिल्कुल संभव है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका थी, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है संविधान विरोधी है, तो बिल्कुल संभव है कि कल सुप्रीम कोर्ट सीएए पर भी अगर ठीक से सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच जाए कि सीएए भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह संविधान के साथ धोखा है, एक संविधान विरोधी कानून है, और इसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। तो अभी इस समय ये चुनाव से बिल्कुल पहले ये रूल्स जारी करने का मतलब क्या है, हमें इस बात को समझना जरूरी है। सीएए पर हम क्यों विरोध कर रहे हैं? सीएए पर विरोध सबसे पहले इसलिए हो रहा है कि हमारे संविधान का जो 14 नंबर अनुच्छेद है, आर्टिकल 14, जिसने वादा किया हिंदुस्तान के न सिर्फ तमाम नागरिकों से बल्कि तमाम लोगों से जो गैर नागरिक भी हैं, अगर कहीं कोई इस देश में आता है, शरण मांगता है इस देश के सामने, तो हिंदुस्तान अपने संविधान के हिसाब से बिना किसी भेदभाव, बराबरी की दृष्टि से वो तमाम नागरिक या गैर नागरिक, कोई भी इस देश में रह रहे लोग, कई आए हुए लोग, उनके बारे में सरकार का, संविधान का ये साफ रुख है कि हम बिना धार्मिक भेदभाव उनसे डील करेंगे। सीएए ने इसको खत्म कर दिया। सीएए क्या कहता है? ये एक ऐसा कानून है जो कहता है कि 2014 के 31 दिसंबर से पहले बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और आपके अफगानिस्तान से अगर कहीं कोई हिंदू, कोई सिख,
कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के अगर हिंदुस्तान आ गए हैं, गैर कानूनी ढंग से अगर आ गए हो, तो उनको हम नागरिकता देंगे। तो नागरिकता के सवाल पर अब साफ समझ रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को अलग किया गया कि हम प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देंगे। तो प्रताड़ित लोग, तो पहली बात 3 देश के आपने नाम लिया, आपने श्रीलंका का नाम तो नहीं लिया, वो भी हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है। आपने म्यांमार का नाम तो नहीं लिया, वो भी हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है। भूटान का आपने नाम नहीं लिया, नेपाल का आपने नाम नहीं लिया, ये सारे हमारे पड़ोसी देश है। क्या इन देशों के से अगर कोई प्रताड़ित होकर के हमारे देश में अगर आते हैं और शरण मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं, नागरिकता मांगते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या श्रीलंका में जहां इतना जबरदस्त युद्ध चला दिया गया और श्रीलंकाई तमिलों को, जिनमें हिंदू भी हैं, जिनमें मुस्लिम भी हैं, और श्रीलंका में एक तरह से बौद्ध राष्ट्रवाद का पूरा बोलबाला है, तो वहां अगर वैसे जो तमिल आए हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या म्यांमार से जो रोहिंग्या इस समय पूरी दुनिया ने माना कि सबसे प्रताड़ित कोई समुदाय अगर हो, सबसे परेशान लोग कहीं हो दुनिया में, एक तो फिलिस्तीन के लोग हैं वहां गाजा पट्टी में, और एक म्यांमार के रोहिंग्या हैं। तो अगर कोई आते हैं हमारे देश में नागरिकता मांगने के लिए, शरण लेने के लिए, क्या सिर्फ इसलिए उनको हम छोड़ देंगे क्योंकि मुस्लिम है? तो ये सरासर भेदभाव है धर्म के आधार पर, और इसलिए हिंदुस्तान ने इसको खारिज किया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है, जिस पर अभी सुनवाई होना। दूसरा बड़ा सवाल है कि जिनको समझाया जा रहा है कि सीएए के तहत आपको नागरिकता मिलेगी, खासकर पश्चिम बंगाल में जो मतुआ समाज के लोग हैं, जो बारी बारी से बांग्लादेश से कभी आए हैं, दलित समुदाय के लोग हैं और बहुत पीड़ित होकर के आए हैं, तो उनको समझाया जा रहा है कि आपको सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी। लेकिन दरअसल अभी हुआ क्या कि उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटर कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, तमाम नागरिकों के पास आमतौर पर जितने अधिकार है, जितनी पहचान पर उनके पास है, वो सब कुछ मतुआ समाज के पास भी है। लेकिन अभी नागरिकता के नाम पर उनको अतिरिक्त क्या मिलेगा? तो उनके साथ अतिरिक्त एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। वो धोखा क्या कि आपको सीएए के तहत नागरिकता के लिए अपील करने से पहले ये कबूल करना पड़ेगा कि आप गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तान में घुसपैठ किए हैं। आप बांग्लादेश से घुसपैठी हैं, बांग्लादेश से आए हुए, आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठी है। तो पहले तो आप कहेंगे कि हम घुसपैठी हैं, फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि बांग्लादेश में आप कब थे, कहाँ पैदा हुए थे, उसका कोई अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, नहीं है, किस स्कूल में पढ़े थे, उसका कोई सर्टिफिकेट है, नहीं है, तो आपको बांग्लादेशी होने का सारा सबूत आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद ये आप तो अपील करेंगे, तय तो सरकार को करना है आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने अपील भी कर दी, खुद को गैर कानूनी घुसपैठी मान करके, और उसके बाद सरकार ने अगर खारिज कर दिया तो कहाँ रहेंगे, ना घर का ना घाट का। ये पूरे के पूरे जो वहाँ मतुआ समाज के लोग हैं, आज उनके अंदर से ये बहस उठी है कि ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, इसको लोग समझ रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल है हमारे सामने कि सीएए को अलग से देखने समझने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि भाई सीएए कानून से हमारा क्या लेना देना है, ये तो बांग्लादेश से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए, आपके पाकिस्तान से आए हुए लोग, उनके लिए लागू होता है, हम तो यही पैदा हुए हैं, यही काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे लिए बिहार वाले, बंगाल वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले, हमारे साथ क्या मतलब है? कैसे मतलब है? अमित शाह को याद करिए। अमित शाह ने जिस समय असम में एनआरसी को लेकर के बात हो रही थी, सीएए कानून को लेकर के बहस हो रही थी, उन्होंने सबको क्रोनोलॉजी समझाया था। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब इस सीक्वेंस को समझिए कि पहले उन्होंने कहा कि हम सीएए कानून लागू करेंगे, और सीएए के बाद पूरे देश में नागरिकों की सूची तैयार की जाएगी, जिसको कहते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या एनआरसी। तो सीएए अपने आप में कुछ नहीं है, ये देश भर में एनआरसी लागू होने का आगाज है।
उसकी आहट सुनाई दे रही है। तो सीए मतलब पूरे देश में कल आने वाला जो एनआरसी है उसका आगाज। एनआरसी होने पर क्या होगा, इसका भी बिल्कुल हमारे सामने उदाहरण असम में है। असम में एनआरसी लागू करने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एनआरसी की सूची तैयार की गई। पहली बार जो सूची बनी तो पता चला कि उसमें 40 लाख लोग छट गए। 40 लाख कौन लोग थे? उसमें हर धर्म के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, ज्यादा हिंदू थे, मुस्लिम कम थे। उसमें हर भाषा के लोग थे, असमिया बोलने वाले, बांग्ला बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले, हर भाषा के लोग, हर भाषा समुदाय के गरीब लोग, महिलाएं जिनके पास कागजात नहीं है, ना कोई जमीन का कागज है, ना कोई मकान। बहुत सारे लोग हैं भूमिहीन, जमीन है नहीं तो जमीन का कागज कहां से आएगा, मकान है नहीं तो मकान का कागज कहां से आएगा, स्कूल का सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं है। तो जिनके पास पर्याप्त कागज नहीं थे, ऐसे लोगों को एनआरसी की जब सूची आई पता चला 40 लाख लोग बाहर हो गए। इसको लेकर के हल्ला हुआ तो हुआ कि चलो दोबारा हम लोग एनआरसी देंगे। दोबारा जब एनआरसी की सूची जारी हुई तब भी 19 लाख लोग छट गए, और इसीलिए वो एनआरसी भी लागू नहीं हो रहा है। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम लोग असली एनआरसी, सही एनआरसी लागू करें। तो असली नकली जब भी जितने मर्तबा आप कर लें, अगर हिंदुस्तान के सारे लोगों से कागज मांगे जाएंगे, आपको अगर कागज दिखाना है तो आधार कार्ड रहते हुए भी कितने लोगों को राशन नहीं मिलता है। इस देश में राशन बीपीएल में नाम होते हुए भी कितने लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है, नाम होते हुए भी कितने लोगों को कितना कुछ नहीं मिलता है, वंचित हो जाते हैं लोग। लेकिन आज जब इस तरह से कागज की मांग की जाएगी तो कितने सारे लोग छट जाएंगे। इस बात को समझना जरूरी है कि सीएए ये एनआरसी का आगाज है, और सीएए और एनआरसी मिला करके एक पैकेज बनता है, और ये पूरा का पूरा पैकेज हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ गरीबों को और मुस्लिम समुदाय के लोगों को, ऐसे तमाम बहुत सारे लोगों को जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको नागरिकता से बेदखल करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। नागरिकता छीनने की ये साजिश है, और नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटने की ये साजिश है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा ये साजिश हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस साजिश के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ेगा, और इस साजिश को हम कब तक इस देश में लागू नहीं होने देंगे। चुनाव से ठीक पहले ये सीए के कानून क्यों लागू किए गए, ये पूरे रूल्स क्यों बनाए गए, आप समझ सकते हैं। आज ही दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत हो रहा है, किसान मजदूरों का महापंचायत। लाखों की तादाद में किसान मजदूर पहुंचे हैं पूरे देश के हर कोने से अपनी मांगों को लेकर के। किसान मांग रहे हैं कि हमें हर फसल के लिए लीगल सही एमएसपी चाहिए, और एमएसपी हमको मिलेगा, एमएसपी पर हमारी फसल बिकेगी, इसकी कानूनी गारंटी हमें चाहिए। ये पूरे देश के किसानों की मांग है। पूरे देश के कर्मचारियों को देख लीजिए, वो हर जगह मांग कर रहे हैं कि हमें जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो पुरानी पेंशन स्कीम हमें लौटा दो, हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। पूरे देश के छात्रों पर आप ध्यान दीजिए, छात्र समाज ये कह रहा है ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जो महंगाई बढ़ाने वाली और निजीकरण थोपने वाली नीति है, जिसमें शिक्षा महंगी हो जाएगी और शिक्षा से तमाम गरीब लोग वंचित हो जाएंगे, हमें नई शिक्षा नीति मंजूर नहीं है। और नौजवानों को देख लीजिए, पूरे देश के नौजवान कह रहे हैं कि ये जो रोजगार के साथ हमारे साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वैकेंसी नहीं उसको आप फिल नहीं कर रहे हैं, परीक्षा कभी होती है तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा के लिए 5000 है, जहां लाखों की तादाद में वैकेंसी है, आप 5000 6000 की वैकेंसी उसको घोषणा करते हैं, और उसके लिए जब हम परीक्षा देते हैं तो पता चला पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। अगर सेना में जहां लोग जाते थे पक्की नौकरी के लिए, पेंशन के लिए, सम्मान के लिए, सेना में कर दिया कि 4 साल के लिए आप अग्निवीर बनेंगे, 4 साल बाद घर लौट के चले आएंगे। तो नौजवानों के साथ धोखा ही धोखा पूरे देश में, वो चाहे सेना में भर्ती होने वाला नौजवान हो, रेलवे में नौकरी तलाशने वाला नौजवान हो, बैंक में नौकरी तलाशने वाला नौजवान हो, कहीं भी, या यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने, शिक्षक बनने की नौकरी तलाशने वाले नौजवान, सबके साथ धोखा हो रहा है। तो ये नौजवानों का आंदोलन है। महिलाओं को देख लीजिए, पूरे देश में महिलाएं परेशान है। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा बलात्कार और सबसे ज्यादा बलात्कारियों का संरक्षण, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय।
महिलाएं जो काम करती हैं मिड डे मील में, आशा में, आंगनबाड़ी में, स्कीम वर्कर्स, उनके साथ उनके काम को अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला, उस काम की कोई मान्यता नहीं है, उनको सरकारी कर्मी होने का कोई दर्जा नहीं मिला, वेतनमान तय करना तो दूर की बात। तो देश में हर तरह से, आप दलित बहुजन आंदोलन को देख लीजिए, पूरे बिहार में हम लोगों ने मांग की तो बिहार में सर्वे हुआ, सर्वे के बाद सर्वेक्षण हुआ, आरक्षण का विस्तार हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में पूरे देश के पैमाने पर कराने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरे देश के दलित बहुजन समाज उसकी मांग है कि आप जाति आधारित जनगणना कराओ। अब तो जनगणना ही बंद हो गई हमारे देश में, 2021 में जनगणना ही नहीं हुई, जाति आधारित जनगणना तो दूर की बात। तो जाति आधारित जनगणना की मांग है, आरक्षण में विस्तार की मांग है। तो हमारी मांगे कुछ है, और वो जितनी हमारी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के लोग देश के हर कोने में आंदोलन कर रहे हैं, उसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदुओं के लिए भी उतनी ही जरूरी मांग है, मुस्लिम के लिए भी उतनी ही जरूरी मांग है, पुरुषों के लिए भी जरूरी है, महिलाओं के लिए भी जरूरी है, सबके लिए जरूरी मांगे हैं इस समय। और ये जरूरी मांग है कि हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कितना बड़ा सवाल आ गया, कितना बड़ा सवाल आया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान विरोधी, कि संविधान के खिलाफ ये बॉन्ड का कानून बना। बॉन्ड का क्या कानून बना था? बॉन्ड का कानून बना था कि इस देश में अगर आम लोगों को चंदा मिलता है, किसी छोटी पार्टी को कोई चंदा मिलता है, तो 2000 रुपए से ज्यादा जैसे चंदा मिलेगा तो आपको उस चंदा के बारे में देने वाला कौन है, उसका आधार कार्ड का क्या नंबर है, पैन कार्ड का क्या नंबर है, उसका चेक, आपको चेक का नंबर क्या है, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो छोटी पार्टियों के लिए, छोटा चंदा देने वाले, उनकी पूरी जानकारी आपको सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोटा रकम देने वाले, सैकड़ों करोड़ रुपए देने वाले, उनको संपूर्ण रूप से चंदे को गुप्त रखने का अधिकार दे दिया गया था। यहां तक कह दिया गया था कि तमाम कंपनियां, जो कंपनी घाटे में है, वो भी तो घाटे में चल रही कोई कंपनी क्यों चंदा देगी? आप समझ सकते हैं, वो चंदा इसीलिए देगी कि चंदे के एवज में उसको बहुत कोई फायदा मिलेगा। तो ये जो पूरे देश में जो चंदे के नाम पर धंधा किया गया, और उसमें ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम पैसा मिला है। अभी 2022 तक के आंकड़े आए थे, उसमें पता चला था कि 6,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। अगर 23 के या 24 के शुरू तक के, जब तक ये बॉन्ड स्कीम जारी थी, उस समय का आंकड़ा आ जाएगा तो पता चलेगा कि 10,000 करोड़ रुपए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पैसे मिले हैं। इसका स्टेट बैंक से कहा गया था कि आप जमा कर दो, तुरंत जमा कर दो। तो स्टेट बैंक ने आनाकानी की, स्टेट बैंक ने कहा कि हमको समय लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो स्टेट बैंक 135 दिन के लिए कह रहे थे कि हमको 30 जून तक समय दिया जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से उसको फटकार लगा दी तो 24 घंटे के अंदर उस स्टेट बैंक ने अपनी जानकारी दे दी। लेकिन उस जानकारी में भी लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ अधूरी जानकारी है। तो क्या जानकारी है वो तो पता चलेगा जब चुनाव आयोग 15 तारीख तक उसको जारी करे, जिसके लिए चुनाव आयोग से कहा गया है। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है और बाकी पार्टियों को भ्रष्ट बताती है, तो दुनिया भर के तमाम पार्टियों से भ्रष्ट नेताओं को, सांसदों को चुन चुन करके अपनी पार्टी में ला रहे हैं। अपनी वॉशिंग मशीन से वो कह रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये सब नेता ठीक हो गए। वो हेमंत बिश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में थे तब तक बहुत भ्रष्ट थे, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरा हल्ला करती थी, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो आज असम के मुख्यमंत्री बन गए। शुभेंदु अधिकारी जो आपके बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में है तो पूरे शुद्ध हो गए। यहाँ आपके सम्राट चौधरी जैसे बहुत सारे नेता मिल जाएंगे जिनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप, वो सारे आरोप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद खत्म हो गया। तो आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, बाकी मुद्दे तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इस देश ने ये भी अभी तय कर लिया है कि अगर भ्रष्टाचार की भी बात करेंगे तो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार, तो हिंदुस्तान में आज तक भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई भ्रष्ट पार्टी कभी पैदा ही नहीं हुई थी। तो इससे ज्यादा कोई भ्रष्ट सरकार हो नहीं सकती है। तो भ्रष्टाचार के मामले में भी चरम पर अभी पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को। इसलिए आज ऐसे मोड़ पर जब देश ने तय कर लिया है कि हर हालत में देश को बचाने के लिए, संविधान की हिफाजत करने के लिए, जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, रोजगार के लिए, खेती के लिए, एमएसपी के लिए,
हमें बीजेपी सरकार से छुटकारा पाना है, वैसे समय पर हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए, विभाजन पैदा करने के लिए ये सीएए की साजिशाई है। सीएए के पीछे पीछे एनआरसी आने वाला है। तो हमें बिल्कुल इस साजिश के खिलाफ सब लोगों को एकजुट रहना है और एकजुट रह करके 2024 के चुनाव में इनको बिल्कुल एक एक वोट से गारंटी करनी है कि मोदी सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और इसीलिए गांधी मैदान में हम लोगों ने नारा दिया था, जहां तक बिहार की बात है, बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। तो ये है इस समय हमारे सामने कार्यभार, हम लोग इस पर काम करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, इस पर भी ईवीएम पर भी केसेस हैं, ईवीएम पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है, ये पूरे सीए पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर फैसला आ चुका है। तो हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, न्याय के साथ न्याय करे, अन्याय ना हो। और इन तमाम सवालों पर जो जनता की आवाज़ है, उस आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता मिलेगी। इसके लिए हमें आंदोलन को और तेज करना है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आगे भी तमाम मुद्दों पर आपकी एकता, आपका संघर्ष आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। भेदभावकारी सीएए नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।